बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स वो स्टार्ट किया हुआ है और इंशाल्लाह आज हम आर्टिकल नंबर 3.5 एंड 3.6 को कवर करेंगे। तो 3.5 आर्टिकल आपका रिलेटेड है इक्वेशंस ऑफ मोशन से। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस को आज हमने पढ़ने जा रहे हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन तो आप पढ़ भी चुके हैं और आपने 9th स्टैंडर्ड में उसको इनकी डेरिवेशंस भी की थी, जो आपके चैप्टर नंबर 2 में से 9th क्लास में आपको ये आती भी थी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करें, सेकंड को, थर्ड को, और ये आपने प्रूफ पढ़े हुए हैं उसके। और इधर आपको डिटेल वो प्रूफ डिस्कशन नहीं की जा रही, इधर जस्ट इक्वेशंस बताई जा रही हैं। सबसे पहले ये कि फ़र्स्ट ये इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल कब होंगी? एप्लीकेबल तब होंगी जब आपका जो बॉडीज़ हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हों और स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रहे हों, और उनकी इनिशियल वेलोसिटी vi हो, फाइनल वेलोसिटी vf हो, टाइम t हो, और उसने जो डिस्टेंस कवर करना है वो s हो। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन को आप इस तरह फिर लिख सकते हैं। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या हैं? Vf इक्वल, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इक्वल टू vi प्लस at। ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये है आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट डाउन दी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड द कंडीशन ऑन विच वी कैन अप्लाई दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये है, द अबव इक्वेशन आर यूजफुल, तब फ़ायदेमंद होंगी कब? फॉर द लीनियर मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि ये जब आपकी दो चीज़ें हों, ऑब्जेक्ट आपका लीनियर मोशन में हो और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, तो तब आप ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। तो आपका अगर ऑब्जेक्ट उसके ऊपर मूवमेंट कर रहा है और उसके ऊपर हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, ना एयर रेजिस्टेंस हो रही है ना आपकी फ्रिक्शन हो रही है, तो तब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल, उसकी मोशन को आप कह सकते हैं कि वो फ्रीली फॉल मूवमेंट कर रहा है। तो ये फ्रीली फॉल मोशन हो जाएगी जब जिसके ऊपर आपकी ना एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही हो ना फ्रिक्शन एक्ट कर रही हो, तो तब जब मूवमेंट हो रही होती है। अब ये देखें, ऑब्जेक्ट अगर आपका डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो तब आपने क्या करना है? आपने सिंपली ये आपकी जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं इनमें आपने रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस a बाय g। तो आपने a को g के साथ रिप्लेस कर देना है, तो आपकी इक्वेशंस आ जाएंगी। तो जब आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा हो, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी g, तो तब आपने a को प्लस g के साथ रिप्लेस कर देना है। तो आपकी ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी vf इक्वल टू vi प्लस जी टी स्क्वायर, फिर आगे s इक्वल टू vi t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और 2gs इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाएंगी, a को g से रिप्लेस कर दिए। और अगर आपका ये ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहा हो, तब आप अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो तब आप a को माइनस g से रिप्लेस कर देते हैं, a को माइनस g से रिप्लेस करेंगे। तो तब आपकी ये इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या बन जाएंगी? vf इक्वल टू vi प्लस माइनस जी टी स्क्वायर माइनस जी टी, फिर s इक्वल टू vi t, और इधर जब आप a की जगह माइनस जी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये इधर बन जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लास्ट इक्वेशन माइनस 2gs vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो ये आपकी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बन जाएंगी। और इधर से आपको आपका शॉर्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर होते जाएंगे कि जब अपवर्ड मूव करता है तो ग्रेविटी जी की वैल्यू को माइनस लेते हैं, जब डाउनवर्ड मूव करता है तो पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही होती है।
तो डायरेक्शन सेम होगी तो जी आपका पॉजिटिव होता है। जब ग्रेविटी के अपोजिट मूवमेंट हो रही हो, ऊपर जा रहा हो, तो जी को फिर आप नेगेटिव लेते हैं, इसीलिए आपने ए को माइनस जी से रिप्लेस किया है। तो ये था आपका फिफ्थ आर्टिकल 3.5 आर्टिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन का। जो आपको मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन का पॉजिटिव होंगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही हो तब कैसी होंगी, वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही हो तब कैसी होंगी। तो ये इक्वेशंस हम लिखेंगे कैसे, वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और ये इक्वेशंस कब एप्लीकेबल होंगी ये भी डिस्कस कर लिया। तो ये सारी आर्टिकल 3.5 में है। तो इंशाल्लाह अब चलते हैं 3.6 आर्टिकल के ऊपर। 3.6 आर्टिकल आपका रिलेटेड है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो सबसे पहले न्यूटन्स लॉ को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी थी वो गलीलियो ने दी थी। इक्वेशंस के ऑब्जेक्ट किस तरह मूवमेंट करते हैं और लॉज ऑफ मोशन जो है वो सबसे पहले गलीलियो ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और ही वॉज वेरी क्लोज टू गिव यू आ लॉज ऑफ मोशन, but unfortunately he died in 1642। वो इक्वेशंस ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई, इक्वेशंस लॉज ऑफ मोशन को फाइंड आउट करने के बहुत करीब था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। कब हुई? वो 1642 में हुई, और 1642 को ही उसकी सर आइजैक न्यूटन की पैदाइश है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो अब जब उसकी पैदाइश हुई तो उसने उसके बाद इसके ऊपर जब काम करना शुरू किया, गलीलियो के वर्क के ऊपर ही काम करना शुरू किया, तो उसने फिर लॉज ऑफ, जो आपकी लॉज ऑफ मोशन है वो आपको दिए सर आइजैक न्यूटन ने। कब दिए? 1687 में आपको सर आइजैक न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए, और उसने अपनी बुक उसकी सर आइजैक न्यूटन की बुक का नाम है प्रिंसिपिया, उसमें उसने ये आपको लॉज ऑफ मोशन दिए थे। अब ये लॉज कब वैलिड है उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये लॉ आपके तब तक वैलिड हैं जब तक वो आपके जो ऑब्जेक्ट हैं वो बहुत कम स्पीड के साथ मूवमेंट कर रहे हों, वो स्पीड इतनी कम हो एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से वो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो उसकी स्पीड बहुत कम हो, तो तब ये आपके लॉज एप्लीकेबल होते हैं। और अगर स्पीड ऑफ लाइट के अप्रोच हो जाए तो तब आपके ये लॉज वैलिड नहीं रहते। तो यही लिखा हुआ है, लॉज आर वैलिड फॉर दोज ऑब्जेक्ट विच आर मूव विद दिस वेरी स्मॉल स्पीड एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, ऑब्जेक्ट मूव विद दिस वेरी स्मॉल स्पीड एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। यानी आप ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर बता रहे हैं अगर कम होगी ऑब्जेक्ट की स्पीड एज ए स्पीड ऑफ लाइट तब आपके ये लॉज वैलिड होंगे। ये है उसकी। सर अब आगे चलते हैं हम। अब ये देखें, ये आगे एक और बात आपके साथ शेयर करूँगा आगे चल के। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इनको अब वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इधर। तो जो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाते हैं। डेफिनेशन में उसने ये कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर आपका मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अनटिल एंड अनलेस, जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन इट कंटिन्यू इट्स मोशन अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। तो ये है, the body remains at rest or continue to move with constant velocity unless no external force act on the body। तो ये डेफिनेशन है। और याद रखें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा हूँ इधर कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया को भी पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ की जो स्टेटमेंट है, डेफिनेशन, वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसको भी पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया ने क्या कहा था आपको, द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। तो ये देखें, लॉ ऑफ इनर्शिया में भी वही बात कह रहा है जो उसने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कही थी। आगे आपको बताता चलूँ
कि जो आपका जितना बॉडी का मैस ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा होगा, जिसका मैस ज़्यादा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा। तो आप कह सकते हैं द मैस इज़ द क्वांटिटेटिव measure of its inertia, कि आपका जितना मैस ज़्यादा होगा वो उतना ही आपका इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। अब आपका इनर्शिया है क्या, इनर्शिया क्या चीज़ है? फॉर एग्जांपल आपका मैस ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी उसने कहा है ज़्यादा है। तो इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? तो इधर डेफिनेशन लिख लेते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट करता है, अपोज करता है अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए, मींस मैं इधर खड़ा हूँ, कोई मुझे मेरे ऊपर आके फोर्स लगाता है तो मैं अपनी जगह नहीं छोड़ना चाहता। तो जो मैं रेजिस्टेंस करूँगा, जो अपोजिशन दिखाऊँगा, अपोज जो करूँगा, वो क्या हो जाएगा? वो मेरा इनर्शिया हो जाएगा। तो आगे हमने इनर्शिया को डिफ़ाइन किया है। तो इनर्शिया क्या है आपका? द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी डेट अपोज एनी चेंज इन इट्स पोजीशन। तो वो बेसिकली अपोजिशन दिखाता है चेंज के अगेंस्ट। जो भी चेंज आ जाए, वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में चेंज जो आपका आएगा उसको कहेंगे। तो हम इसकी एग्जांपल्स क्या दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अगर चेयर रेस्ट में पड़ी हुई है, चेयर रेस्ट में है, डाइस रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो जब तक आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएंगे वो वहाँ से मूवमेंट नहीं करेगी चेयर या डाइस। तो यही बात वैसे अबू अली सीना ने भी कही थी, नो ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट बाय इट्सेल्फ। तो ये अबू अली सीना ने सर आइजैक न्यूटन या गलीलियो से ये 600-700 साल पहले कह दी थी बात यही कि नो ऑब्जेक्ट कम टू रेस्ट बाय इट्सेल्फ। तो ये आपका जो साइड बॉक्स है वहाँ ये लिखा हुआ है। तो ये स्टेटमेंट अबू अली सीना ने कही थी सर आइजैक न्यूटन या गलीलियो से कई साल पहले। तो अब आगे चलते हैं हम अपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। फर्स्ट लॉ को तो डिस्कस कर लिया हमने, दूसरी एग्जांपल भी देख लेते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपका फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट करता रहेगा जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करें। अब ये देखें, आप देखते हैं कि यूनिफॉर्म अगर हम अपनी फोर्स लगा दी है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाता है। तो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो ये कहता है अगर ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो करता रहेगा अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी। तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक जाता है? जैसे हम साइकिलिंग कर रहे हों तो हम पैडलिंग करते हैं तो साइकिल चल रही होती है, जैसे हम पैडलिंग करना बंद करते हैं तो थोड़ी देर के बाद साइकिल वो रुक जाती है आगे जाके। वो क्यों रुकती है? बेसिकली उसमें फ्रिक्शन हो रही होती है टायर्स और रोड के दरमियान, एयर रेजिस्टेंस हो रही होती है। अगर आप एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं तो वो तो चलते रहेगा ऑब्जेक्ट। तो यही है कि आप एयर फ्रिक्शन और आपकी एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, इंक्लूड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपका कुछ डिस्टेंस मूव करने के बाद रुक जाता है। तो आगे चलते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन्स सेकंड लॉ आपको क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने कहा था इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ द बॉडी। कि उसने कहा था अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाऊं, ये ज़ाहिरी बात है एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं फोर्स लगाऊंगा तो वो मूवमेंट करेगा, मीन्स उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो उसने कहा था जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है मैथमेटिकली उसको मैं कैसे कह सकता हूँ? मैथमेटिकली मैं कह सकता हूँ जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और उसके बॉडी के मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है।
इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं तो मैं इस तरह लिख सकता हूं F/m, ये आ जाएगा। अब ये देखिए, जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया जाए तो कांस्टेंट लगाया जाता है, इधर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मैं इसको सबसे पहले m को दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये m में बन जाता है। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करूँ तो इधर मैं कांस्टेंट लगाता हूँ k, तो k m में हो जाएगा आपका ये। और याद रखें कि SI यूनिट्स में जो k की वैल्यू है वो 1 है। SI सिस्टम में वो k की वैल्यू आपकी 1 है। तो जब 1 को इधर पुट किया जाए तो आपका बन जाएगा F=m में। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब ये देखें, इधर से फिर आप इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं कि फोर्स का यूनिट वो न्यूटन है, और 1 न्यूटन इज़ इक्वल टू 1 kg/m²-2 है। फिर उसके बाद इसकी डिमेंशंस जो हैं वो mL/t-2 हैं, जो आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब चीज़ें आपके साथ यहाँ डिस्कस की गई हैं। तो ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। इसके आगे हम डिस्कस करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या कहता है? न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको कहता है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। डायरेक्शन किया, याद रखें कि एक्शन और रिएक्शन, एक इधर इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ आपको थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली। एक्शन और रिएक्शन दो फोर्सेस हैं और ये कभी भी एक बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करती। एक्शन की फ़ोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती है और रिएक्शन की फ़ोर्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल इधर देने लगा हूँ आपको, आप एक 9th क्लास में भी पढ़ के आए एग्ज़ाम्पल। एक मैं आपको एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। अब ये देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोड के ऊपर चल रहा हूँ, तो मैं जब रोड के ऊपर चल रहा हूँ तो मैं पुश कर रहा हूँ ज़मीन को पाँव से पीछे की तरफ। ये एक्शन फोर्स है जो मैं ज़मीन के ऊपर लगा रहा हूँ और मैं ज़मीन को पीछे पुश कर रहा हूँ। और रिएक्शन फोर्स क्या है कि ज़मीन एक अपोजिट और इक्वल फोर्स लगाती है मेरे ऊपर जो मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैं ज़मीन को बैकवर्ड में पुश कर रहा हूँ, जबकि जो ज़मीन है वो मुझे, मेरे पाँव को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही है और जिससे मैं ज़मीन के ऊपर चल रहा हूँ। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल है फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। मैं बॉल को अगर वॉल की तरफ फेंकूँ तो वो वॉल के साथ स्ट्राइक करके दोबारा आता है, तो बॉल जो है वो एक्शन की फ़ोर्स लगाता है दीवार के ऊपर और रिएक्शन की फ़ोर्स दीवार लगाती है बॉल के ऊपर, जिसकी वजह से बॉल वापस आता है। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये आपको एक्शन और रिएक्शन की एग्जांपल दी गई। अब आगे चलते हैं। आपने जितने भी ये एग्जांपल्स आपने नोट कर लेनी है और आगे चलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट आपको बताना बहुत ज़रूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद रखें कि ऐसा आप कोई भी मेजरमेंट करें, क्योंकि आपकी जो वेक्टर क्वांटिटी हैं उनमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती हैं, और आपने कोई भी मेजरमेंट लेनी हो आप किसी रेफरेंस पॉइंट का इंतखाब करते हैं, उसको चूज़ करते हैं और वहाँ से अपनी मेजरमेंट को लेते हैं। तो आपको रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो आप यूजुअली 3D सिस्टम को लेते हैं, मींस 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस को लेते हैं, जिसको हम स्पेस भी कहते हैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस जो स्पेस कहलाती हैं 3D में।
तो वहाँ से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरमेंट को लेते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट की आपको ज़रूरत होती है, जिसको ओरिजिन भी कह सकते हैं, ओरिजिन से आप मेजरमेंट लेके बता रहे होते हैं। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ एनी पॉइंट फ्रॉम विच यू कैन टेक मेजरमेंट्स, जहाँ से आप मेजरमेंट ले रहे होते हैं, उसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो तरह का होता है। एक आपका होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है आपका नॉन इनर्शियल। इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ रहे हैं और सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 19 में भी आप पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। तो ये एक होता है आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो रेस्ट में हो या आपका और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसको आप कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा नॉन इनर्शियल क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसे कहते हैं नॉन एक्सल, जो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। इसको मैं कह सकता हूँ कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ आल्सो नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन एक्सेलरेटेड क्यों कहा मैंने? जब आपका रेस्ट में हो तब भी आपका एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, जब आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तब भी वो एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो होता है। तो आप कह सकते हैं कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड accelerated frame of reference is known as non inertial frame of reference। मीन्स आपका जो फ्रेम जो जिसमें मूवमेंट नहीं हो रही होती, जो फ्रेम मूव नहीं कर रहा होता, उसको आप कह सकते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा हो वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, जो आपका मूवमेंट कर रहा हो फ्रेम। और याद रखें कि जो आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यूज़ अक्सर आता पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ एप्लीकेबल ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये था आपका फर्स्ट 3.5 और 3.6 आर्टिकल, जिसमें हमने पढ़ा इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई कन्फ्यूजन रह गई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आपने वो ज़रूर पूछनी है। तो आपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करना है, क्योंकि हम जैसे जैसे टॉपिक कवर करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उम्मीद है आपको समझ भी आ रही होगी, और जो क्वेश्चंस हों वो आपने ज़रूर पूछने हैं। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।